तो आज हम बात करने वाले लेटर वैदिक एज के बारे में। वो टाइम जो वैदिक एज के एंड का टाइम था। हमने पिछले वीडियो में अर्ली वैदिक टाइम के बारे में बात किया था। वो टाइम जब अर्ली वैदिक मतलब वो टाइम जो वैदिक एज के स्टार्टिंग का था, बीच तक, और बीच से लेके एंड तक। मतलब वैदिक एज को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक। और अर्ली वैदिक के बारे में हमने लास्ट वीडियो में जान चुका। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे भी आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर देखो। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल वाला नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। और आपको सबसे अच्छा क्या लगे ना, कमेंट जरूर करके जाना। तो आज हम बात करने वाले हैं लेटर वैदिक एज के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्योग्राफिकल रीजन के बारे में सबसे पहले बात करें कि लेटर वैदिक के एज के टाइम में क्या अभी भी आर्यंस वहीं रहते थे? नहीं, अर्ली वैदिक एज में जो सब सिंधु या हरियाणा टाइम जगह में रहते थे, अब ऐसा नहीं था। अब उनका एरिया एक्सपैंड हो रहा था। मतलब वो बढ़ रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, अलग अलग जगह पर राज्य कर रहे थे और अपनी जगह को एक्सपैंड कर रहे थे, जो अब वो नॉर्दर्न इंडिया तक फैल चुके थे, जिसे वो आर्यावर्त का नाम दे चुके थे। मतलब वो जगह जो आर्यंस का था वो आर्यावर्त था, और वो फैलते जा रहे थे इंडिया के पूरे साउथ के तरफ में। और इसी आर्यावर्त से निकली 3 ऐसी जनपद, जन्ना से लेके छोटे गांव से लेके एक जनपद, और जो बाद में महाजनपद के लिस्ट में आती है, वो जैसे कुरु, पांचाल और काशी, जो आगे जाके महाजनपद के लिस्ट में आती है। अब महाजनपद क्या हैं उनके बारे में हम आगे बात करेंगे। आज हम लेटर वैदिक एज के बारे में बात करने बैठे हैं, तो उसी के बारे में जानते हैं आगे। अब पॉलिटी के बारे में, कि अब छोटे छोटे गांव थे, तो अब क्या वैसे छोटे गांव हैं? नहीं, अब वो जगह बड़े हो चुके हैं, क्योंकि अब जनपद बन चुके हैं, उनका कार्य बड़ा हो चुका है, वो अब राजा बन चुके हैं। तो उनको बहुत सारी अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती थी। अब छोटे छोटे पोस्ट नहीं थे, एक राजा के सिर्फ सलाहकार या पुरोहित या एक सेनानी नहीं थे। अब सेनापति, सेनानी, सारथी जो रथ को चलाते हैं, वो रथ पे चलते थे। एक महापुरोहित जो आपके राज्य के सारे चीज को, यज्ञ को, पूजा को करवाते हैं। और बहुत सारे ऐसे नए नए पोस्ट, बहुत सारे मंत्री बने, जो जिनकी जरूरत पड़ी, तो धीरे धीरे जितना जरूरत पड़ा उसे एक्सपैंड होता गया। पर अभी भी राजा के पास अपनी एक स्टैंडिंग आर्मी नहीं थी जहां से उनकी लड़ाई होती थी। तो अभी भी वो पीसफुल लाइफ ही जीते थे। कुछ सेने थे जो नॉर्मली लोगों के प्रोटेक्शन के लिए ही काम आते थे। अब जितने भी डिसीजन हुआ करते थे, वो अब सभा समिति लेने लगी थी, और यहाँ अब जुडिशरी का धीरे धीरे ग्रोथ होना चालू हो गया था, जो आपका जितना भी क्राइम होता था, जिसके खिलाफ वो सुनती थी और फैसले लिया करती थी। अब हम बात करने वाले सोसाइटी के बारे में, कि लेटर वैदिक एज की जो सोसाइटी थी वो कैसी थी। तो अब वो वॉस्ट हो चुकी थी, मतलब बहुत ही नीचे स्तर पर गिरने लगी थी। अर्ली वैदिक एज में जितना ही रिस्पेक्ट था वुमेन को, या नॉर्मल एक फैमिली का अलग अलग प्रोफेशन में जा सकते थे, मगर अब ऐसा नहीं था। अब प्रोफेशंस को कास्ट में बांट दिया गया था। ब्राह्मण्स अलग, क्षत्रिय अलग, वैश्य अलग, और जो नॉन आर्यंस थे उनको शूद्र बना दिया गया था। उनको शूद्र के में बना गया था, जिसे अनटचेबल भी माना जाता था उस टाइम में, जिन्हें छोटा जात समझा जाता था। वुमेन्स के स्टेटस पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। उनको अब घर के लिए एक प्रॉब्लम माना जाने लगा था, और बेटे को प्रोटेक्टर ऑफ द फैमिली, जो घर की रक्षा करता है। तो ये बहुत ही गलत बात थी। और यहाँ तक कि उन्हें कोई भी असेंबली अटेंड करने का हक नहीं दिया गया था। और इस टाइम में आप बहुत ही कम ऐसे लोग को देखोगे जिनकी एक पत्नियां थी, बहुत कम। मोस्टली ऐसे थे जो 2 या 2 से ज्यादा शादी करके बैठे थे। मतलब इतना ज्यादा गिर चुका था वुमेन्स का स्टेटस। अब हम जाने वाले रिलीजन्स के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि अर्ली वैदिक टाइम में 33 गॉड्स थे, जिनको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते थे, पृथ्वी स्थान, अंतरिक्ष स्थान और देव स्थान। मगर अब 3 सुप्रीम गॉड निकल कर आते हैं। जो सबसे मेन थे वो थे प्रजापति, जो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मा, जिन्हें हम अभी ब्रह्मा के नाम से जानते हैं। फिर विष्णु, जो आर्यंस के प्रोटेक्टर थे, मतलब आर्यन की रक्षा करते थे, ऐसा वो समझते थे, इसलिए वो विष्णु। और थर्ड, जो नॉर्मली आपके एनिमल्स के गॉड हुआ करते थे, जिनको रुद्र बोला जाता था, पर अब उन्हें शिव या महादेव के नाम से भी जाना जाता था। अब भक्ति से ज्यादा सेक्रीफाइस पर ध्यान देने लगा गया। अब सेक्रीफाइस को ही मेन पूजा माना जाता था,
और इस सेक्रीफाइस को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक जो पर्सनल और अपने फैमिली के लिए हुआ करता था, और एक जो बहुत ही ग्रैंड या रॉयल होता था, जैसे कि राजसू यज्ञ हो गया, अश्वमेध यज्ञ हो गया, जो एक साल तक का चलता था आपका यज्ञ। वो बहुत ही लॉन्ग टाइम तक चलता था और बहुत ही ग्रैंड होता था। और इकोनॉमिक कंडीशन जो अब चेंज हो रही थी। पहले काऊ को एक मेन माना जाता था, जिससे बैटर सिस्टम, मतलब उसको मेन, जैसे अभी हम कॉइन को मानते हैं उसी तरह वो काऊ को मानते थे, जिससे वो एक्सचेंज करते थे कोई चीज़। मगर अब जैसे कि अर्ली वैदिक के टाइम में वो नोमैड्स थे, मतलब अल्प्स माउंटेन से इंडिया तक चल कर आए थे, बंजारा जीवन को जिए थे, जिसमें वो मोस्टली कैटल्स या जानवर पर आश्रित थे। मगर अब जहाँ की वो बस चुके थे एक जगह, वो अब एग्रीकल्चर पे ज़्यादा फोकस करते थे, इसलिए अब उनके लिए लैंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका था। और वो अब लैंड को ही एक्सचेंज, मीडियम एक्सचेंज के लिए यूज़ किया करते थे। कोई भी चीज़ को एक्सचेंज करने के लिए वो लैंड का मोस्टली यूज़ करते थे। और अभी तक हम सिर्फ गोल्ड के बारे में जानते थे, मगर अब इस टाइम में हमने बहुत कुछ जाना, जैसे कि सिल्वर, टीन, कॉपर, आयरन, ये सब के बारे में हमने खोजा और जाना बहुत कुछ। और ये जो कल्चर था आपका, वो PGW कल्चर में आता था, जो 1100 BC से 600 BC तक का टाइम था। अब ये PGW कल्चर क्या है? तो ये कल्चर आपको अभी एक स्क्रीन पर वीडियो दिखेगी, जहाँ पर आपको टैप करना है और आपको वहाँ से पता चलेगा कि PGW कल्चर आखिर था क्या, जिसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और आज की जानकारी आपको क्या सबसे अच्छी लगी वो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। आज के लिए बस इतना ही, और आप न्यू हो तो सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि आप कोई भी वीडियो को मिस ना कर सको। तो थैंक यू।